क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 12 में हिंदी पेपर का जो मॉडल पेपर है हिंदी विषय का, उसको आज हम लोग हल करेंगे। और मॉडल पेपर अगर आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो आपको परीक्षा में अच्छे अंक लाने में कोई रोक नहीं सकता है। आप जरूर अच्छे अंक लेकर आएंगे अगर आप इसके पैटर्न को अच्छी तरह से समझ जाते हैं। तो आज हम लोग इसके पैटर्न को समझेंगे। बच्चों, आपकी कोर्स में राजीव प्रकाशन की पुस्तक चलती है हिंदी में, इसलिए मैंने जो ये मॉडल पेपर लिया है वो राजीव प्रकाशन से ही लिया है। इसका मॉडल नंबर 3 है। अगर आपको इनके और मॉडल पेपर पढ़ने हैं तो आप इनकी किताब को पढ़ सकते हैं। उसमें कई मॉडल पेपर आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। अब हम लोग इसको हल करते हैं। बच्चों, इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि मॉडल पेपर आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के जो वीडियो हैं वो आपको लगातार मिलते रहेंगे, तो आप तक वो समय से पहुंच जाए इसके लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो हम लोग अब इसको शुरू करते हैं। देखिए, जो पहले नंबर का प्रश्न होता है ये आपके गद्य साहित्य के इतिहास से आएगा। इसके बच्चों 5 प्रश्न आएंगे, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। इसी में से एक उत्तर चुनकर आपको लिखना है। तो पहला प्रश्न देखिए, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। तो बच्चों, आप समझते हैं रानी केतकी की कहानी के लेखक है इंशा अल्लाह खां। अगली जो किताब है शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। तो शेखर एक जीवनी के लेखक यहाँ पर तीसरा सही है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। अगला देखते हैं तितली के लेखक कौन है। तो तितली के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। तो इसका तीसरा सही है। अब हम लोग आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आगे प्रश्न में देखिए दिया हुआ है, अगला प्रश्न है भारत दुर्दशा रचना किस प्रश्न है भारत दुर्दशा रचना किसकी है। तो बच्चों, भारत दुर्दशा जो किताब है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। तो ये तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है निंदा रस किसकी रचना है। तो निंदा रस हरिशंकर परसाई की रचना है। इसका भी 3 नंबर का सही है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 2 में काव्य साहित्य के इतिहास के 5 प्रश्न होंगे, बहुविकल्पी होंगे, वो आपको लिखना होगा। तो पहला प्रश्न देखते हैं, आंसू के रचनाकार हैं। तो आंसू के बच्चों रचनाकार इसमें हैं जयशंकर प्रसाद। इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कबीर के गुरु का नाम था। तो कबीर के गुरु का नाम इसमें था रामानंद। इसका तीसरा सही है। साहित्य लहरी के रचनाकार हैं। तो साहित्य लहरी के रचनाकार सूरदास है। इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। अब आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं। यामा किसकी रचना है। आगे देखिए प्रश्न दिया गया है, यामा किसकी रचना है। तो यामा जो है महादेवी वर्मा की रचना है। इसका तीसरा सही है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। इसका उत्तर 3 सही है, 1951। अगला जो प्रश्न नंबर 3 है वो आपके गद्य गरिमा से दिया गया है और इसमें से 2 गद्य के खंड आएंगे जिसके 5-5 प्रश्न होंगे और आपको उनके उत्तर देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा और कुल मिला के ये 10 नंबर का प्रश्न होगा। तो पहला खंड है, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। तो बच्चों, ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है ये भाषा और आधुनिकता से दिया हुआ है, जिसे इसे जी सुंदर रेड्डी ने लिखा हुआ है। तो भाषा और आधुनिकता जो बच्चों है आपकी जो पार्ट है वो भी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं इसको। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है, इसके आधारित 5 प्रश्न दिए हुए हैं। तो हम अब इन 5 प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश किस शीर्षक से उद्धृत है। तो पहला जो गद्यांश है, ये जो गद्यांश है ये भाषा और आधुनिकता से लिया गया है। उपर्युक्त गद्यांश के लेखक कौन है,
प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। उपर्युक्त गद्यांश में किस प्रसंग का प्रतिपादन किया गया है? इसमें भाषा किस प्रकार से समय के साथ आधुनिक होती है, इस प्रसंग का वर्णन किया गया है। अगला है, भाषा किसका अभिन्न है अंग है और क्यों? तो भाषा संस्कृति का अभिन्न अंग है, और इसलिए कि जैसे जैसे संस्कृति आगे बढ़ती जाती है, बदलती जाती है, उसी प्रकार भाषा में भी परिवर्तन होता जाता है। अगला प्रश्न देखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो गद्यांश का रेखांकित अंश इसमें कहता है कि जैसे जैसे संस्कृति में परिवर्तन होता जाता है, उसी प्रकार से भाषा में भी परिवर्तन होता चलता है। दूसरा, अगर अथवा में देखिए गद्यांश आया है, अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक। तो बच्चों, ये जो गद्यांश है ये अशोक के फूल पाठ से लिया गया है, जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। अब हम इस पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं, कौन कौन से प्रश्न इसमें पूछा गया है। तो पहला प्रश्न देखिए, इसमें दिया गया है अशोक किसका प्रतीक है? तो अशोक जो है वो सामंती परंपरा का प्रतीक है। विशाल सामंत सभ्यता कैसे समृद्ध हुई थी? तो यहाँ लेखक का कहना है कि विशाल सामंत सभ्यता अपनी प्रजा के परिश्रम के ऊपर समृद्ध हुई थी। यक्षों की इज्जत किसने घटा दी? तो पीरों ने, भूतों ने और भैरवों ने। काली दुर्गा ने यक्षों की इज्जत को घटा दिया। अगला, परिष्कृत और समृद्ध शब्द का अर्थ क्या है? तो परिष्कृत माने होता है शुद्ध और समृद्ध माने वैभवशाली। पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताइए। तो पाठ का शीर्षक अशोक के फूल हो जाएगा और लेखक इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी आ जाएंगे। तो ये 3 नंबर का प्रश्न है। बच्चों, अब हम लोग चौथे नंबर का प्रश्न देखते हैं। चौथे में आपकी काव्यांजलि के 2 खंड आएंगे, जिस पर आधारित 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे, और उनके भी 2-2 प्रश्न, एक एक प्रश्न का 2 अंक होगा, और कुल मिलाकर 10 अंक के उत्तर आपको इसमें भी देने हैं। तो पहला हम लोग देख लेते हैं कि पहला कहाँ से दिया गया है। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, है बंधे नर के करों में वार विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता है नर सरित गिर सिंधु एक समान। तो बच्चों, ये अभिनव मनुष्य से लिया गया है, जिसे रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। उन्होंने इस पंक्तियों में कहा है कि आज की दुनिया बहुत ही विचित्र है, बहुत ही नई है, और आज प्रकृति पर मनुष्य ने अपनी जीत प्राप्त कर ली है, और मनुष्य के हाथों में वार विद्युत भाप माने जल, विद्युत और भाप सब उसकी मुट्ठी में आ गए हैं, और पवन का ताप भी मनुष्य के हुक्म पर चढ़ता और उतरता है। अब उसके लिए कहीं कोई व्यवधान माने बाधा उपस्थित नहीं है। मनुष्य जो है सरित माने नदी, गिरि माने पर्वत और सिंधु माने समुद्र को एक समान लांघ सकता है। तो इस पर आधारित अब हम प्रश्नों को देखते हैं। कवि के अनुसार आज की दुनिया कैसी है? तो कवि के अनुसार आज की दुनिया विचित्र और नवीन है। पुरुष के हाथों में क्या बंधे हैं? तो पुरुष के हाथों में जल, विद्युत और भाप यानी प्रकृति के जितने तत्व हैं वो पुरुष के हाथों में बंधे हैं। चढ़ता उतरता में कौन सा समास है? तो इसमें बच्चों द्वंद्व समास है। रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। मैंने सारी पंक्तियों की व्याख्या आपको संक्षेप में बता दिया है, तो आप किसी भी पंक्ति की व्याख्या कर सकते हैं। अब अगला अंतिम इसका प्रश्न है, पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो पाठ का शीर्षक अभिनव मनुष्य और कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। अथवा में देखिए दूसरा खंड दिया गया है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। ये श्रद्धा मनु से लिया गया है। जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं, कवि हैं। तो इसमें कवि कहता कि दुख की रजनी माने रात, दुख की रात के बाद ही सुख का नया प्रभात आता है। एक पर्दा ये झीना नील, सुख दुख के बीच में एक झीना सा पतला सा पर्दा है।
छिपाए जिसमें है सुखगात, जिसमें सुख और दुख छुपे हुए हैं, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल। श्रद्धा यहाँ मनु से कहती है कि तुमने जिस दुख को जीवन का अभिशाप समझ लिया है और जगत मने संसार की समस्याओं का जड़ समझ लिया है, ईश का वो रहस्य वरदान कभी मत जाओ इसको भूल, वो ईश्वर का वरदान है, इसे तुम कभी मत भूलो। तो ये श्रद्धा मनु से लिया गया है, जिसके कवि जो हैं जयशंकर प्रसाद हैं। अब हम इसके आगे के प्रश्न देख लेते हैं, इस पर आधारित क्या प्रश्न लिखा है। कवि ने दुख की तुलना किससे की है? तो कवि ने यहाँ पर दुख की तुलना सुख से की है कि जिस प्रकार से दुख आता है और दुख के बाद सुख आता है। कवि के अनुसार झीना पर्दा में क्या छुपा हुआ है? तो कवि के अनुसार झीना पर्दा में सुख और दुख छुपे होते हैं। सुख गात में कौन सा अलंकार है? तो सुख गात में इसमें रूपक अलंकार है। रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। बच्चों, मैंने आपको व्याख्या पूरी बता दी है, आप इसको व्याख्या कर सकते हैं। पाठ का शीर्षक और कवि का नाम बताइए। तो पाठ का जो शीर्षक है श्रद्धा मनु है और कवि का नाम जयशंकर प्रसाद है। अब हम आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आगे जो प्रश्न नंबर 5 है उसमें आपको जीवन परिचय से संबंधित ये प्रश्न है। गद्य गरिमा से आपके 3 जीवन परिचय आएंगे, जिसमें से कोई आपको एक लिखना होगा। ये 5 नंबर का होगा। वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अब्दुल कलाम, ये इम्पॉर्टेंट भी हैं। आप इनको अच्छे से 3-4 तैयार कर लीजिएगा और कोई ना कोई आपका आ जाएगा। तो इसमें जीवन परिचय देखिए पूछा है और उनकी रचनाओं के बारे में पूछा है। 80 शब्दों में उत्तर देना है। अगला प्रश्न काव्य खंड के जीवन परिचय से है, कवियों का जीवन परिचय। इसमें देखिए महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो ये आप तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। 3-4 का जो इम्पोर्टेंट है आप उसके बाद आप इसको ठीक से लिखिएगा। संक्षेप में ही आपको साहित्यिक परिचय देना है और उनकी रचनाओं के बारे में लिखना है, और ये भी आपको 5 नंबर में, तो दोनों जीवनी मिलाकर आपका 10 नंबर का हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं आगे कौन से प्रश्न हैं। 6 नंबर का जो प्रश्न है वो कहानी से संबंधित है। आप इसमें देखिए पंचलाइट बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए, अथवा करके इसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे। बहादुर अथवा कर्मनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र की चारित्रिक विशेषताओं का संक्षिप्त रूप में प्रकाश डालिए। तो आप पंचलाइट बहादुर कहानी इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों जरूर पूछे जाएंगे इम्तिहान में। आप ये दोनों बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो आपका ये प्रश्न हल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब आगे देखिए, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो बच्चों, आप में जो भी खंड काव्य आपके क्षेत्र में चलता हो उसमें से 2 प्रश्न आएंगे 5 नंबर के, और दोनों प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आपको करना होगा। तो जो भी खंड काव्य आपके यहाँ चलती है उसमें जो नायक है उसका आप चरित्र चित्रण जरूर तैयार कीजिएगा। एक प्रश्न में चरित्र चित्रण जरूर रहेगा और दूसरे प्रश्न में कथानक या सारांश रहेगा। तो आप इस तरीके से इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि आगे कौन सा प्रश्न है। इसके बाद आपका आ जाएगा संस्कृत, आपका आएगा खंड काव्य के बाद आपका 8वां नंबर होगा संस्कृत का अनुवाद आएगा बच्चों, और इस अनुवाद 7 नंबर का होगा, 2 नंबर का संदर्भ और 5 नंबर का आपका अनुवाद होगा। तो इस प्रकार से ये एक खंड का अनुवाद आपको करना होगा। अब एक एक का हम अर्थ बता देते हैं। याज्ञवल्क्य उवाच, ये आपका आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा पाठ से लिया गया है। याज्ञवल्क्य ने कहा, न वा अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता। आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति, बल्कि अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है। न वा अरे जायाया कामाय जाया प्रिया भवति, अरे जाया माने पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती। आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति, बल्कि अपनी कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। न वा अरे पुत्रस् वित्तस्य चा कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रिया भवति, हे मैत्रेयी,
पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होते। आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वित्तम व प्रियम भवति, बल्कि अपनी कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, हे मैत्रेय, सबकी कामना के लिए सभी प्रिय नहीं होते। आत्मनस्तु वे कामाय सर्वम प्रियम भवति, बल्कि अपनी कामना के लिए सभी लोग प्रिय होते हैं। अगला देखते कौन सा खंड कहाँ से लिया गया है। अथवा में देखिए आपका जो ये पैराग्राफ दिया गया है बच्चों, ये दिया गया है दयानंद से। तो प्रीतस गुरु तम भाषतः, प्रसन्न गुरु ने कहा प्रसन्न हो, सौम्य विदिते वेदित व्यवसी, तुम जानने योग्य सभी चीज़ों को जान गए हो। नास्ति किमप अविदितम, तो अब तुम्हारे लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है। अद्यत्वे अस्माकं देशा अज्ञानांधकारे निमग्नो वर्तते, आज भी हमारा देश अज्ञान के अंधकार में निमग्न है। नार्या अनाद्रियन्ते, नारियों का अनादर होता है। शूद्रास तिरस्क्रियन्ते, शूद्रों का तिरस्कार होता है। अज्ञानिनः पाखंडिनस्य पूज्यन्ते, अज्ञानी और पाखंडियों की पूजा होती है। वेद सूर्योदया मंत्रा अज्ञाना अंधकारम न गमिष्यति, वेद रूपी सूर्य के निकले बिना अज्ञान रूपी अंधकार नहीं जाएगा। स्तवस्तुते, प्रसन्न हो। उन्नयम पतितान, पतितों का उद्धार करो। समुद्धर स्त्री जातिम खंड पाखंडनम, स्त्री जाति का उद्धार करो और पाखंड को दूर करो। इत्येव में अभिलाषा, इत्येव च में गुरु दक्षिणा, यही मेरी अभिलाषा है और यही मेरी गुरु दक्षिणा है। तो ये दो आएंगे और दो में से आपको एक करना होगा। अब आगे देख लेते हैं। इसी का जो प्रश्न है ये आपका आएगा पद्य खंड से, संस्कृत का जो पद्य खंड है उसमें से आपको दिया जाएगा। ये भी 7 नंबर का बच्चों है, तो इसमें से एक करना होगा। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्ति, ये आपका सुभाषित रत्नानी से श्लोक लिया गया है। माने नीति में निपुण लोग चाहे निंदा करें चाहे स्तुति करें। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, लक्ष्मी आए चाहे चली जाए। अद्येव वा मरणमस्तु युगांतरे वा, मृत्यु आज ही हो जाए अथवा युगों के बाद हो। न्यायात पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा, और जो धैर्यवान व्यक्ति हैं वो न्याय के पद से हटते नहीं हैं। अगला अथवा में जो दिया गया है, प्राप्त किलाद्य वचनादि पांडवानाम दौतेन भृति यु कृष्णमती सा कृष्णा। अब यहाँ पर ये आपका दूत वाक्यम अंतिम पाठ से लिया गया है। यहाँ पर दुर्योधन अपने मित्र कर्ण से कहता है कि आज पांडवों के वचनों को कहने के लिए दूत रूप में कृष्ण बुद्धि वाला, कटकुटिल बुद्धि वाला कृष्ण आया है। श्रोतु सखे, सखे सुनो, तुम अपने कानों को युधिष्ठिर के नारी समान वचनों को सुनने के लिए तैयार कर लो। आगे देखिए क्या प्रश्न आता है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। इसमें प्रश्न नंबर 9 में आपको संस्कृत के पाठों से 4 आपके प्रश्न आएंगे, जिसमें से 2 आपको करना होगा। जैसे कस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, किसकी कामना के लिए सभी प्रिय होते, तो आत्मनः कामाय। मूर्खा नाम कालम कथम गच्छत, मूर्खों का समय कैसे बीतता है, तो मूर्खा नाम कालम व्यसनेन निद्रेन कलहेन व व्यतीतम। महर्षि दयानंदस गुरु का आसीत, महर्षि दयानंद के गुरु कौन थे, तो विरजानंद आसीत। विद्यार्थी किम त्यजेत, विद्यार्थी को क्या त्यागना चाहिए, तो विद्यार्थी सुखम त्यजेत। अगला जो प्रश्न है वो आपका आ जाएगा रस, छंद और अलंकार से ये प्रश्न होगा। उसमें आपको परिभाषा या उदाहरण आएगा, लेकिन अच्छा यही है कि आप परिभाषा उदाहरण दोनों याद कर लीजिए, रस छंद अलंकार का, और ये 2-2 नंबर का, कुल मिलाकर 6 नंबर का आपका यहाँ से आएगा। अब अगला जो 11 नंबर का प्रश्न है वो आपका आएगा निबंध से संबंधित है। किसी भी एक विषय पर निबंध लिखना होगा, ये 9 नंबर का होगा। तो बच्चों आप इस प्रश्न को बिल्कुल मत छोड़िएगा, जरूर कीजिएगा। और जो ज्वलंत समस्याएं इस समय है, चाहे कोरोना है, चाहे जनसंख्या है, चाहे नारी शिक्षा है या पर्यावरण है, इस पर एक ना एक निबंध जरूर आएगा, तो आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और अगला 12 नंबर का प्रश्न आपका संधि विच्छेद से है। शायकः का संधि विच्छेद है, तो इसका बा सही होगा सैधन अकाहा।
सच्चित का संधि विच्छेद है, तो सच्चित का संधि विच्छेद पहला सही होगा, सत प्लस चित होगा। और विष्णु त्राता का संधि विच्छेद है, सेकंड बार सही होगा, विष्णु प्लस त्राता। अब अगले प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास, ये समास आप में 2 नंबर का आएगा और 2 इसमें से करना होगा। आपके में केवल अव्ययी भाव और कर्मधारय समास आपका चलता है, तो आपको ये यहाँ से प्रत्यक्षम, यथाशक्ति अव्ययी भाव समास है, कृष्ण शर्पा आपका कर्मधारय समास है, तो आपको इस प्रकार से विग्रह और समास तैयार करना है। उसके बाद 13 नंबर में आपका शब्द रूप आएगा, तो शब्द रूप आप नाम के आत्मा के तैयार कर लीजिए, इसी में से पूछा जाएगा। अब आगे देखते हैं और आगे कौन से प्रश्न आने वाले हैं। तो आत्मा का नाम का फिर आपका धातु रूप, अगला प्रश्न जो है खा नंबर पे धातु रूप पे आ जाएगा। तो पिब है, स्था है, आप इनको 5 लकार में तैयार कर लीजिए, वहाँ से आपका 1-1 नंबर का 2 प्रश्न आएगा। गा, इसमें आपका प्रत्यय पूछा जाएगा कि कौन सा प्रत्यय है, जैसे पीतवा में त्वा प्रत्यय है, कृतम में तम है, प्रभुता में तल प्रत्यय है, इस प्रकार से आप प्रत्यय तैयार कर लेंगे तो बच्चों 2 नंबर का आपका ये आ जाएगा। आगे के प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में प्रत्यय देखिए, इसमें भी आपको बताना है, तो प्रत्यय आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर घ में है आपको विभक्ति से संबंधित प्रश्न है, इसमें आपको विभक्ति बतानी है और उससे संबंधित नियम बताना है। तो आप द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी विभक्ति बच्चों अच्छे से तैयार कर लो, उसी में से आपको 2 वाक्य जरूर मिल जाएंगे। और अंतिम और 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। तो 2 वाक्य आपको 4 आएंगे, 2 करने होंगे, 2-2 नंबर का होगा, तो कुल मिलाकर ये 4 नंबर का होगा। आप आसान से ही अनुवाद पूछा जाता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, अनुवाद अभ्यास से आता है। तो इस प्रकार से आपको पूरा पेपर बच्चों जो मॉडल पेपर बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, आप इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अधिक से अधिक। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ, अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलूँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।